हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि क्या क्या बेस्ट मैट्रिमोनियल तरीके हैं जिससे आपके मैट्रिमोनियल केसेस जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगे। ये जो तरीके हैं ना, मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं। इसके ऊपर सारी मेरे पास केस स्टडीज़ हैं और रियल लाइफ एग्जाम्पल है जिससे ये जब तरीके हमने अपनाए तो क्लाइंट्स को एक्चुअली रिजल्ट्स मिले। तो क्या आप ये जो तरीके हैं जानना चाहते हैं तो ये पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं ऐसी जो स्ट्रैटेजीज़ है, क्योंकि हर रोज़ ये स्ट्रैटेजीज़ बदलती रहती हैं, तो ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं मैं आपके समक्ष जो है लाता रहूँगा। अभी जो है हम बात करने जा रहे हैं कि क्या क्या बेस्ट तरीके हैं जिससे आपके मैट्रिमोनियल केसेस जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएं। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ बिफोर मैं आपसे बात करूँ। देखिए, हमारे अंदर ना नेगेटिविटी बहुत भरी हुई है। जब भी मैट्रिमोनियल केसेस आपके ऊपर फाइल हो जाते हैं ना, तो मेरे को कई बार कमेंट्स आते हैं कि डेट पे डेट मिलती रहती है कोर्ट्स में, कुछ होता नहीं है, वकील साहब जाते हैं डेट ले आते हैं, कुछ आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही हमारे केस में, और वाइफ को तो सिर्फ एलिमनी देनी ही देनी पड़ती है और कोई जो है तरीका नहीं है इससे बचने का। तो ये पहले तो नेगेटिव थिंकिंग अगर आपके दिमाग में भी चल रही है, सबसे पहले इस नेगेटिव थिंकिंग को दूर कीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हर एक केस में कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। आपको जो है रास्ता हर एक केस में अलग अलग रहता है। अब वो क्या रास्ता आपके केस में रहेगा वो अलग ही रहेगा जो दूसरा व्यक्ति फेस कर रहा है। आपको अपने केस से मतलब होना चाहिए, रास्ता जो है आपको मिलेगा, बट हर एक केस अलग फैक्ट्स पे होता है तो अलग रास्ता हो सकता है। पर ऐसा सोचना कि रास्ता है ही नहीं, वो चीज़ बिल्कुल गलत है। रास्ता हमेशा होता है, बस उसे ढूंढने की जो है आपको थोड़ा एफर्ट मारना पड़ता है। अगर आप ढूंढ लोगे, आपको जो है सक्सेस, मैं कह रहा हूँ, इन केसेस में जल्द से जल्द मिलेगी। अब देखिए, मेरी जो सिंपल तरीके होते हैं जो मैट्रिमोनियल केसेस में, वो सिंपल ये तरीके होते हैं। एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लेना। अब वो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्या होती है? स्ट्रैटेजिक एडवांटेज वो होती है जैसे किसी ने वाइफ ने आपके ऊपर मैट्रिमोनियल केसेस किया, तो आपको जो है एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लेनी पड़ेगी। अब ये स्ट्रैटेजिक एडवांटेज क्या क्या है? सबसे पहले, या तो ज़ीरो मेंटेनेंस के लिए आप कोशिश करिए, या फिर 498 किया है तो स्टे ले लीजिए अपने पेरेंट्स के लिए, या स्टे ऑन ट्रायल या स्टे ऑन प्रोसीडिंग्स ले लीजिए। एक चीज़ ये है, और क्वेश्चन के लिए ट्राई कीजिए। तीसरी चीज़, क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी तरह आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने केस को, उधर वहाँ पे आपको स्ट्रैटेजिक एडवांटेज मिलेगा। उसके बाद आप 340 लगा सकते हैं। डाइवोर्स केसेस में आप स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको लेनी पड़ेगी। हर एक केस के फैक्ट्स अलग अलग होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो रास्ते भी अलग अलग होंगे। तो कौन सा स्ट्रैटेजिक एडवांटेज आपको लेना चाहिए, वो जो है हर एक केस के फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अब हम जो है स्ट्रैटेजीज, जैसे मैंने कहा, मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी नंबर 1 डिस्कस करेंगे, विच इज़ जो है ज़ीरो मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी। अब देखिए, ज़ीरो मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी क्या होती है? ज़ीरो मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपको जो है मेंटेनेंस जो है कम से कम या बिल्कुल ज़ीरो करवाना है अपने केसेस में। अब ये कैसे कैसे पॉसिबल होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपको पता है कि आपकी वाइफ वर्किंग है और उसने कोर्ट में डिस्क्लोज़ नहीं किया है, तो ये सबसे पहला आपके पास एडवांटेज है। आपको पता करना होगा कि आपकी वाइफ जो है कहाँ काम करती है। अगर आपको पता नहीं है कहाँ पे वाइफ आपकी काम करती है, तो ये आपके लिए नहीं है। तो पता कीजिए कि कहाँ पे आपकी वाइफ वर्किंग है। 80% मैं बता रहा हूँ केसेस मेरे पास आते हैं, उसमें पता चलता है कि वाइफ जो है यहाँ पे काम कर रही है और उसने कोर्ट में डिस्क्लोज़ नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे आपको जो है पता करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे केसेस में मेंटेनेंस आपकी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वाइफ साइड को कुछ नहीं मिलेगा। एक हमारे ही केस हुआ था कि वाइफ ने दिखाया कि उसने रिज़ाइन कर दिया, बट हमने कोर्ट को ये कहा कि वो स्टिल वहाँ पे वर्किंग है। इतनी पैनी नज़र रखी दूसरी पार्टी पे, तो मेंटेनेंस उसमें ज़ीरो हो गई। पहले भी अगर वाइफ काम करती है ना, उस केसेस में भी ज़ीरो हो जाती है कि अब आप कहते हैं कि वाइफ तो अब काम नहीं करती पर पहले काम करती थी, वो भी आपके लिए एडवांटेजेस है। अगर उसने पहले काम किया है और छोड़ दिया है, कोई रीज़न नहीं है छोड़ने का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो भी एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है जो आप ले सकते हैं। इसे हम कहते हैं ज़ीरो मेंटेनेंस स्ट्रैटेजी।
सेकेंड स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ 498 एक क्वैशिंग या स्टे ऑन ट्रायल की स्ट्रैटेजी। ये जो स्ट्रैटेजी है जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके पेरेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी, आपके रिलेटिव्स के ऊपर एप्लीकेबल होगी। अभी कल ही परसों में मैं एक केस कर रहा था द्वारका कोर्ट में। वहाँ पे मैंने जो है ऑनरेबल हाई कोर्ट से सिर्फ स्टे ऑन प्रेजेंस लिया था, प्रेजेंस जो है डिस्पेंस करा दी थी ऑनरेबल हाई कोर्ट से। तो ऑब्वियसली नीचे जो है चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। हमने जो है ये सबमिट किया कोर्ट को कि स्टे ऑन प्रेजेंस से चार्जेस फ्रेम हो नहीं सकते, ऑल्दो स्टे ऑन ट्रायल नहीं था, स्टे ऑन प्रेजेंस पे भी जो है हमें जो है इजीली, बहुत इजीली जो है आगे की डेट मिल गई, हमें टाइम मिल गया क्वाशिंग के लिए, पेरेंट्स के लिए। और दूसरी चीज़ ये होता है कि प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो गया, वाइफ साइड पूरी फ्रस्ट्रेट हो गई कि केस हमारा आगे ही नहीं बढ़ रहा बिल्कुल भी, और हस्बैंड साइड आके डेट ले जाती है। पर देखिए फ्रस्ट्रेशन भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है कि आपको फ्रस्ट्रेट करना है दूसरी पार्टी को, तभी वो एक रीज़नेबल अमाउंट पे सेटलमेंट पे आएगी। तीसरी स्ट्रैटेजी जो मैं आपकी अभी जैसे मैंने सेटलमेंट की बात की है, सेटलमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा। देखिए जब आपके पास कुछ एडवांटेज होगा, चाहे मेंटेनेंस जीरो हो जाए या 498 केस में स्टे मिल जाए या क्वाशिंग हो जाए आपके पेरेंट्स की, एक बार आपकी पेरेंट्स की क्वाशिंग हो जाती है तब आप जो है सीधे सीधे आप एक और चीज़ कर सकते हैं, डिफॉर्मेशन का केस डाल सकते हैं, डैमेजेस का केस डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट मेन जो ऑब्जेक्टिव है सेटलमेंट। जब आपके पास कुछ एडवांटेज होता है जैसे जीरो मेंटेन, तो दूसरी पार्टी आपके पास सेटलमेंट के लिए आएगी और वो जो अमाउंट जो पहले वो मांग रही थी उससे कम होगा। अब आपको देखिए डिसाइड करना है कि आपको सेटल करना है या केसेस आपको चलाने हैं, वो आपके ऊपर रहेगा। अगर आपको लगता है कि जी केसेस जो है मेरे को ख़त्म करने हैं, ठीक है, वाइफ साइड अब रीज़नेबल अमाउंट पे आ गई है, अब वो रीज़नेबल अमाउंट क्या होगा वो आप डिसाइड करोगे। आपको ये देखना है कि आपका केस कितना लंबा चलना चाहिए, वो कॉस्ट देखिए, लीगल कॉस्ट देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी टाइम की कॉस्ट, और जो आपको स्ट्रेस हो रहा है उसकी कॉस्ट, जो आपके पेरेंट्स को स्ट्रेस हो रहा है उसकी कॉस्ट, और साथ ही साथ जो आप जॉब में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो या आपका जो है इंक्रीमेंट रुका हुआ है, वो सब चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है कि कितनी आपकी खर्चा रियल में हो रहा है। सिर्फ लीगल फीस जो है सेटलमेंट के टाइम पे नहीं देखी जाएगी, आपको ये सब चीज़ें भी देखनी है जो एंसिलरी कॉस्ट है कि आपके पेरेंट्स की कॉस्ट, आपका जो टाइम निकल रहा है वो कॉस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो टाइम ही होता है। तो आप देखिएगा अपने टाइम को क्या वैल्यू देते हैं और उस हिसाब से आप एक अमाउंट पे आ जाएंगे कि ये कॉस्ट है जो मैं पे करूँगा तो इस प्रॉब्लम से मैं बाहर हो जाऊँगा। तो सेटलमेंट हमेशा जो है ऐसे सोचोगे तो हो सकती है आपकी सेटलमेंट, नहीं तो फिर केसेस तो चल ही रहे हैं। उसमें मैंने आपको 2 तरीके तो बता ही दिए हैं, तीसरा मैंने सेटलमेंट स्ट्रैटेजी बता दी। चौथी स्ट्रैटेजी है क्रॉस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी वाइफ साइड जो है कटघरे में पेश होती है, तो यहाँ पे आपको जो है एक अच्छी क्रॉस की स्ट्रैटेजी चाहिए। क्रॉस की स्ट्रैटेजी आपके डिफेंस से होके आती है। आपको जो है अपना केस पे पूरा ग्रिप होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके केस में क्या है। अब सपोज वाइफ कहती है कि 3 तारीख को कोई इंसिडेंट हुआ, बट 4 तारीख को आपके पास फोटोग्राफ्स हैं उसकी, वो एक पार्टी में एंजॉय कर रही है आपके साथ, तो वो इंसिडेंट जो है इम्प्रॉबेबल हो जाता है। उसको प्रूव करने के लिए आपको वो चीज़ उससे कन्फ्रंट करानी पड़ेगी। ऐसे ही बहुत सारे सेट ऑफ कन्फ्रंटिंग क्वेश्चंस आपको वाइफ साइड को पूछने पड़ेंगे, तब जाके वो एक स्ट्रैटेजी तैयार होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी। साथ ही साथ आपको सजेशंस भी देने हैं, एंड में आप सजेशंस देके पूरा का पूरा जो केस है अपने फेवर में ला सकते हैं। अब लास्ट स्ट्रैटेजी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है डाइवोर्स की स्ट्रैटेजी। देखिए डाइवोर्स देखिए 2 तरीक़ों से आप ले सकते हैं। एक तो मैंने अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छी रिसर्च की थी, उसमें रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आप डाल देंगे। अब आप कहेंगे जी मेरे को तो रहना नहीं है वाइफ के साथ, फिर भी मैं क्यों डालूं आरसीआर। देखिए वो अगेन आपकी चॉइस है, अगर आप नहीं रहना चाहते बिल्कुल भी तो आप डिवोर्स फाइल कर दीजिए। बट अगर कोई चांस है कि आप रखने को तैयार हैं वाइफ को, जो क्योंकि आप कोर्ट में बोलते रहते हैं कि आप रखने को तैयार हैं, अगर आप रियली में रखने को तैयार हैं तो आरसीआर डाल दीजिए। और आपको ये पता है कि वाइफ आपके पास आएगी ही नहीं कभी भी, चाहे आप वो केस डाल भी दो। और वो अगर डिक्री आपके फेवर में हो जाती है, उसके 1 साल बाद आप जो है डाइवोर्स भी डाल सकते हो और आपको डाइवोर्स मिल सकता है। दूसरा फ़ायदा आरसीआर का ये होता है, मेंटेनेंस में होता है वहाँ पे, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में आप डिस्कस किया था
कि जब मेंटेनेंस डिसाइड होती है, अगर आरसीआर आपके फेवर में है तो मेंटेनेंस कम या ज़ीरो हो सकती है। दूसरा तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है डिवोर्स लेने का, वो है क्रूअल्टी या डिजर्शन को प्रूव करना। वो आपकी जो है उसमें हेडेक होती है, काफ़ी मुश्किल होता है वो प्रूव करना, उसके लिए काफ़ी एविडेंस भी चाहिए होता है और इंसिडेंट भी बहुत ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स चाहिए होते हैं। सिंपल लड़ाई झगड़े पे डिवोर्स नहीं मिलता। तो ये चीज़ आप देखिए कि कैसे आप जो है इसमें जो रास्ता है वो आपको कौन सा लेना है, वो अगेन हर केस के पे डिपेंड करता है। तो अगेन मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि अगर आप सोचेंगे कि कोई रास्ता ही नहीं है, केसेस हमारे चले ही जा रहे हैं, हम इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और कोई सोल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। कई क्लाइंट्स को रिजल्ट्स मिले हैं, वो सारे के सारे जो रिजल्ट्स हैं और जो आर्टिकल्स हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही मेरे पास एक मेंटेनेंस की एक मेरी ई बुक है, वो आप डाउनलोड कीजिए। उसमें जो है मेंटेनेंस से रिलेटेड जो है आपको जो है बाकी चीज़ें मिल जाएगी। और एक और काम कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।